चलिए एक बार फिर स्वागत है आपका यूनिक आईएएस अकेडमी बाय गुलफाम अली राजी में। साइंस की क्लास चल रही है और साइंस में हम लोग ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम के बारे में पढ़ रहे हैं। अब ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम में हमने हार्ट के बारे में भी पढ़ा है और हमने जो ब्लड का जो कंपोजिशन है उसके बारे में पढ़ा है। ब्लड के कंपोजिशन में क्या है एंटीबॉडी, क्या है एंटीजन, क्या है प्लाज्मा, क्या है आरबीसी, क्या इनके फंक्शंस हैं, इनकी कमी से उनकी अधिकता से क्या क्या सब चीज़ें होती हैं, ये हम पहले के पार्ट्स में हम लोग पढ़ चुके हैं। इससे पहले हम लोग 3 पार्ट हम लोग बना चुके हैं इसके, अब चौथा पार्ट है। चौथे पार्ट में हमारा जो फोकस रहेगा ब्लड के जो 4 अलग अलग चैम्बर हैं उनमें ब्लड कैसे घूमता है, हार्ट से लंग्स को और लंग्स से फिर हार्ट्स को और हार्ट से फिर बॉडी को किस तरह से ब्लड सर्कुलेट होता है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो बिना समय गंवाए आगे चलते हैं। आपको पता है कि हमारे हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं। अब ब्लड को अगर आपने ब्लड हार्ट की शेप अगर बनानी है तो वो इस तरह की है, जो आप लोग बचपन में या किशोरावस्था में जो दिल बनाते थे ना, वो वाला दिल, इस तरह का दिल नहीं होता है, बीच में एक तीर का निशान है ना, वही सभी ने बनाया ना बचपन में, है ना, ये वाला फिर तीर लगाया ना, ये वाला हार्ट नहीं होता है भाई, इस तरह से नहीं होता है। लेकिन हार्ट लगभग इस शेप का होता है, मुट्ठी की शक्ल का, ऐसे करके मुट्ठी की शक्ल का हार्ट हमारा होता है। आजकल तो वो चल रहा है ना, ऐसे करके ऐसे बनाते हैं वो दोनों हाथों से, वो सेल्फी तुम लोग, हम ये गर्ल्स जानती हैं, हम तो जानते नहीं कैसे, ऐसे करके ऐसे कैसे बनाते हैं वो, जो ऐसे करके बनाए थे, हमसे नहीं आता भाई साहब, कैसे बनाते हैं, लवीश, हाँ लवीश ने बना दिया, हाँ हाँ ऐसे करके। टूटा भी है क्या? टूट गया कितनी बार? कई बार ठीक है, चलो वो तो है ही टूटने और जोड़ने के लिए, हैं, ठीक है, अच्छी बात है। तो अब पहले सिलेक्शन ले लो, एक बार उससे कह दो भाई तू टूटा रहे, एक बार टूटा रहे, जोड़ो मत उसे ना, सिलेक्शन ले लो, फिर एक ही बार जोड़ लेना और निकाह कर लेना। चले भाई, कहाँ थे? हाँ देखो है ना, मुट्ठी की शक्ल का है ना ये, हाँ। चलें सर, तो 4 चैम्बर हैं, ठीक है सर, 4 चैम्बर हैं, 1 2 3 और 4, ये 4 चैम्बर हैं, चारों अलग अलग हैं, नसों से जुड़े हुए हैं, लेकिन इनका अपना सेपरेट एग्जिस्टेंस है, पृथक अस्तित्व है इनका। मैं दिखाई दे रहा हूँ सर मैं दिखाई दे रहा हूँ, हाँ, इसमें इन चारों का पृथक अस्तित्व है। देखो यहाँ पर ये मांस की दीवार है, ये यहाँ पर ये मांस की दीवार है जिसने इन सबको अलग कर रखा है, और ये भी मांस की दीवार है, ये मांस की दीवार है जो इसको सपोर्ट कर रही है। ये ऊपर के हिस्से जो हैं ये कहलाते हैं आलिंद, या क्या कहते हैं आलिंद को, एट्रियम, इंग्लिश ना एट्रियम, सॉरी इंग्लिश मेरी महान है, आपको पता ही है, इसको एट्रियम, आलिंद को एट्रियम कहते हैं और नीले को कहते हैं वेंट्रिकल, ठीक है। आलिंद को क्या कहते हैं? एट्रियम, और नीले को वेंट्रिकल, ओके। ऊपर के जो 2 हिस्से हैं ये आलिंद कहलाते हैं और नीचे के 2 हिस्से हैं वो कहलाते हैं नीले, ओके। अब ये दायां हिस्सा है और ये बायां हिस्सा है, ये दायां हिस्सा और ये बायां हिस्सा, तो ये हो गया दायां आलिंद, ये दायां आलिंद और ये दायां नीले, ये बायां आलिंद और बायां नीले। कभी कभी इतने सिंपल सवाल भी पूछ लेता है कि आलिंद किधर होता है, नीले किधर होता है। कभी कभी कुछ लोग हैं ना, हमसे भाई ये भी दायां आलिंद हो गया और इसे ऊपर का आलिंद कह देंगे, इसे नीचे का आलिंद कह देंगे, तो ऐसा नहीं है। ऊपर के जो 2 हिस्से हैं वो आलिंद हैं, आलिंद को क्या कहेंगे? एट्रियम, और नीचे के 2 हिस्से वेंट्रिकल या नीले। दायां आलिंद दायां नीले, बायां आलिंद और बायां नीले। सबसे पहली बात तो यही चीज़ क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। 4 चैम्बर है, ऊपर आलिंद और नीचे नीले, बायां दायां, तो लेफ्ट हिस्सा ये है और राइट हिस्सा ये है। अच्छा, जो शुद्ध रक्त बहता है वो शरीर के किस हिस्से में बहता है? ना, बाएं हिस्से में बहता है, ध्यान रखना। बाएं तरफ को हार्ट होता है, बाएं तरफ को हार्ट अटैक होता है फिल्मों में, है ना, फिल्मों में ऐसे इधर को पकड़ते हैं ना, तो बाएं हिस्से में शुद्ध रक्त बहता है। और ऑक्सीजन, हमारे सर बताएंगे, 2 फेफड़े होते हैं हमारे, है ना, तो दाएं में होते हैं ऑक्सीजन के बाएं में होती है? ऑक्सीजन किस में आके भरती है? अब मैंने सांस ली ना तो ऑक्सीजन भरी बाएं वाले में, बाएं लंग्स में, बाएं हिस्से में, बाएं फेफड़े में ऑक्सीजन भरती है, ध्यान रखना, ठीक है। अच्छा, अब बहुत ज़्यादा इधर उधर किए बिना हम लोग चलते हैं। ये 3 महाशिराएँ हैं सर, 3 महाशिराएँ हैं। महाशिराएँ का मतलब मोटी शिरा, महाशिरा का मतलब मोटी शिरा। शिराएँ जो होती हैं बारीक होती हैं, लेकिन आम शिराओं से या आम नसों से मोटी जो नस है या शिरा है उसे हम कहते हैं महाशिरा। ये 3 महाशिराएँ हैं जो अलग अलग हिस्सों से पानी लेकर के आ रही हैं। देखो गंगा जी है ना, गंगा जी में कितने नाले बह रहे हैं, लास्ट में समुद्र में गिर जा रही है ना। गंगा जी भागीरथी के रूप में निकली और भागीरथी से गंगोत्री और आज ना जाने कितनी नदियाँ गंगा जी में बहीं और अल्टीमेटली गंगा जी को सारा पानी ले गई किसमें? समंदर में। उसी तरह से अगर आप इन नसों को नदियाँ समझें
तो 3 खास नदियां हैं जिनमें अन्य सहायक नदियां मिलती हैं। अन्य सहायक नदियां यानी कि छोटी छोटी नसें, शरीर में बहुत सारी छोटी छोटी नसें हैं जो गाहे बगाहे इन 3 नसों में मिल जाती हैं। ये तीनों नसें जो हैं सारा ब्लड इकट्ठा करके किस में लाती हैं? हार्ट में। हार्ट में कहाँ पर? दाएं अलिंद में। इन 3 महाशिराओं से अलग अलग नसों से अलग अलग नसें इन शिराओं में मिलती हैं जिन्हें हम कहते हैं महाशिराएं। इन तीनों महाशिराओं में ये नसें मिलती हैं, अलग अलग हिस्सों से ब्लड को इकट्ठा करके लाती हैं और किसको दे देती हैं? दाएं अलिंद को। ठीक है ना। दाएं अलिंद जो है जैसे जैसे इसमें ब्लड आता जाएगा वैसे वैसे ही फूलता जाएगा, वैसे वैसे ये फूलता जाएगा। एक स्टेज ऐसी आएगी कि इतना फूल जाएगा, यहाँ पर होता है बाल्ब। क्या होता है? बाल्ब। ये बाल्ब खुलेगा और सारा का सारा ब्लड जो है ये दाएं नीले में आकर के गिर जाएगा, और जैसे ही सारा ब्लड दाएं नीले में आकर गिर जाएगा ये बाल्ब अपने आप फिर से बंद हो जाएगा। ये बाल्ब जो है खुलता बनता रहता है। यही आवाज़ जो होती है लब डब की आवाज़ होती है। यहाँ पर धीरे धीरे ब्लड इकट्ठा होगा, ये धीरे धीरे फैलता जाएगा। ठीक है ना। फैल गया, बीपी बढ़ गया, फैल गया तो ये ऊपर का ब्लड प्रेशर यही हो गया, फैल गया, बीपी बढ़ गया। अब इसके बाद ये बाल्ब खुल गया, यहाँ पर सारा आ गया। उसके बाद ये फिर पिचक गया, ये फूल गया, ये फूल गया और ये पिचक गया, ये पिचक गया। इसके बाद इस फेस में जो है कि ब्लड भरने लगेगा। एक स्टेज के बाद फिर ये खुलेगा इसका बाल्ब और ब्लड यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है ना। अच्छा, ये फूल गया, बाल्ब खुला, बाल्ब खुलने के बाद सारा ब्लड जो है कहाँ पर आके गिर गया? नीले में। अब नीले ने पंप किया साहब, नीले ने पंप किया। देखो यहाँ से ये देख रहे हैं, यहाँ पर एक बाल्ब लगा हुआ, ये बाल्ब लगा हुआ है। इस बाल्ब का काम क्या है कि ब्लड को नीचे नहीं गिरने देगा। ये इस बाल्ब का काम क्या है कि यहाँ के ब्लड को ये ऊपर नहीं जाने देगा। जैसे हैंडपम्प में बाल्ब होते हैं ना, हैंडपम्प में बाल्ब होता है ना, वो पानी जो है ऊपर मशीन का जो पानी नीचे को नहीं जान देता ना। और अगर बाल्ब खराब हो गया तो आपका नल क्या कर जाता है भाई? आपकी भाषा में क्या कहते हैं? नल जो सूख जाता है, हमारे गाँव में तो उसे कहते हैं नल डकार गया। वो ऐसी आवाज़ आती है ना उसमें, तो डकार, हम तुम कहते हैं नल डकार गया। फिर उस एक जग पानी डालो, फिर खुद करो, फिर पानी आता है ना। पहले जब बाल्ब नहीं होता होगा तो ऐसे नल होते होंगे, इकट्ठा पानी रखा जाता होगा, फिर उसमें पानी डाल दो, फिर खुद करो। फिर कोई आया होगा आप जैसा खुराफाती, यार ऐसा क्या करें ये बार बार खुद ना करनी पड़े, तो बाल्ब का आविष्कार किया होगा। बहुत बड़ा इन्वेंशन होगा ये बाल्ब। और देखो कितना यूज़फुल होगा कि कभी भी जाओ नल में ठक ठक। हाँ, कितना ईजी है। हाँ, लाइट बटन दबाया, लाइट चल पड़ी, पंखा चल पड़ा। जिन लोगों ने ये बनाया है उनसे पूछो, है ना। खैर, तो कहाँ थे? अब दाएं नीले में आ गया ना। अब दायां नीले जो है पंप करेगा इस नस को। जब ये पंप करेगा बाल्ब खुल जाएगा, बाल्ब खुल जाएगा। ये वाली जो नस है ना, ये सीधे जा रही है फेफड़े को। मैंने लिखा ना फुफ्फुस धमनी, ये लिखा है ना फुफ्फुस। फुफ्फुस माने फेफड़ा, प्लूरा या प्लूरल। ठीक है ना, है ना। फुफ्फुस माने फेफड़ा, पल्मोनरी, प्लूरा, जो भी है। हमें ये नहीं पता तो फुफ्फुस माने फेफड़ा। एक बार सवाल है सबसे पहला है फुफ्फुस क्या है? फुफ्फुस क्या है? फेफड़ा। फुफ्फुस माने फेफड़ा, सुन हिंदी में। और धमनी मतलब मोटी नस। अब देखो ये अगर ये नस बारीक होती ना तो ये फट जाती। ये धमनी जो है इसको मैंने लिखा फुफ्फुस धमनी माने मोटी नस। अगर ये बारीक सिरा होती फट जाती, क्योंकि ये प्रेशर के साथ इसको पंप करेगा। जब पंप करेगा अगर बारीक नस होती तो ये फट जाती, ब्लडिंग हो जाती, आदमी मर जाता। तो ये मोटी सख्त दीवार वाली धमनी है जो इसके प्रेशर को सह लेती है। अब ये सीधे जब इसने पंप किया तो ब्लड गया फेफड़े को, फेफड़े में गया, फेफड़े से ली इसने ऑक्सीजन। हम सांस ले रहे हैं ना, है ना। फेफड़े से इसने ऑक्सीजन ली, ऑक्सीजन लेके ये चल दिया और चला साहब, ये इधर आया। मैंने लिखा है ये फुफ्फुस सिरा। क्या लिखा है ये? फुफ्फुस सिरा। फेफड़े में बहुत सारी बारीक बारीक नसें हैं जो इस ऑक्सीजन युक्त रक्त को या ऐसे ब्लड को जिसमें ऑक्सीजन है किसको दे देती हैं? बाएं आलिंद को। अब ये धीरे धीरे सारा ब्लड जो है वो बाएं आलिंद में आके इकट्ठा हो जाता है। अब एक स्टेज ऐसी आती है, बाएं आलिंद फूल गया। फूलने के बाद इसका बाल्ब यहाँ से खुला, एक बाल्ब ये है, बाल्ब यहाँ पे खुला, सारा का सारा ब्लड कहाँ पर आ गया? ये कौन सा नीला हो गया? बायां नीले। आप देख रहे हो ना, ये ऑक्सीजन युक्त ब्लड था ना, किधर आया? बाएं साइड में। इसीलिए कहते हैं कि बाएं साइड में शुद्ध रक्त की फ्लो होती है, ये ऑक्सीजन युक्त रक्त की फ्लो होती है। इसमें देखो, इसमें ऑक्सीजन नहीं थी, ये बॉडी से लेकर के आ रहा, ये बॉडी से वापस लेकर के आ रहा सारा ब्लड, इसमें ऑक्सीजन नहीं थी, दाएं हिस्से में ऑक्सीजन नहीं है। अब ये जब फेफड़े हो गया, कहाँ से? दाएं नीले से होकर के जब फेफड़े हो गया तो यहाँ पे ऑक्सीजन आई। ये ऑक्सीजन जो है सारा का सारा ब्लड लेकर आएगी बाएं हिस्से में। बाएं हिस्से में कैसे? पहले बाएं आलिंद में भरा, फिर ये आके गिरा बाएं नीले में। अब बाएं नीले में फाइनली ब्लड जो है पूरा का पूरा छन गया है, ये ऑक्सीजन इसमें इकट्ठी हो गई है। ब्लड को छनना नहीं कहते सर, हार्ट जो है ब्लड को छान नहीं रहा है, हाँ ब्लड को छान रही है किडनी, ठीक है ना। हार्ट नहीं छान रहा ब्लड को, हार्ट का काम केवल यही है, पंप करना, ऑक्सीजन को पंप करना है सर। बाकी सारे जो पदार्थ आ गए हैं, वर्ज्य पदार्थ आ गए हैं, उनको लेना, पंप कर देना। हार्ट जो है बिचौलिया का काम कर रहा है साहब। किसका काम कर रहा है?
बिचौलिया का ध्यान रखना, एक तरफ से माल लेके दूसरी तरफ को भेज रहा है, छानने का काम फाइनली किडनी कर रही है, ठीक है ना। हृदय रक्त छानता नहीं है, कोई कहते हैं कि चार चैम्बर और चारों चैम्बर में हृदय में रक्त छन रहा ना, ये गलत है। हृदय का काम रक्त छानना नहीं है, हृदय जो है बिचौलिया है, किसके बीच में, लंग्स और फेफड़ों के बीच, लंग्स और पूरी बॉडी के बीच में हृदय जो है वो बिचौलिया है। और हार्ट की नसें और फेफड़ों की नसें एक दूसरे से जो है जुड़ी हुई होती हैं। अगर आपके लंग्स गड़बड़ा गए तो हार्ट गड़बड़ा जाएगा, हार्ट गड़बड़ा गया तो लंग्स गड़बड़ा जाएंगे, ये तय है, ध्यान रखना है ना। और इस हार्ट और लंग्स दोनों का दुश्मन है धूम्रपान, हुक्का, गुटखा, बीड़ी, पान, तंबाकू, है ना। चले खैर, तो अब यहाँ पर आ गया आपका, कहाँ पर आ गए, बाएं नीले में। बाएं नीले में फाइनली ब्लड आके ऑक्सीजन वाला इकट्ठा हो गया। अब ये जो है पंप करेगा, ये एक बाल्ब ये लगा हुआ देख रहे हैं ना, ये बाल्ब लगा हुआ, ये पंप करेगा और ये महाधमनी से होकर के पूरे शरीर को चला जाएगा, है ना। कहाँ चला जाएगा, ये शरीर को चला जाएगा, महाधमनी से होगी। महाधमनी आके जाके शिराओं में मिलेगी और शिराओं आके जाके छोटी छोटी केशिकाओं में मिल जाएगी और पूरी बॉडी को ब्लड दे दिया जाएगा। ये ब्लड का सर्कुलेशन सिस्टम है। कैसे कैसे जा रहा है ब्लड, यहाँ थोड़ी सी जगह बचाई है मैंने कहीं, अच्छा ये तो हमने सब पढ़ लिया ना, यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ, नहीं मैंने लिख भी रखा है यहाँ पर, देखो कैसे। 3 महाशिराएं हैं जिनमें अशुद्ध रक्त है, 3 महाशिराएं हैं जिनमें अशुद्ध रक्त है। ये रक्त यहाँ से कहाँ पर आया, दायालिन में, दायालिन से दाएं नीले में, फिर फुफ्फुस धमनी में गया, फुफ्फुस धमनी से होकर के फुफ्फुस यानी कि फेफड़े में चला गया, फिर फुफ्फुस शिराओं ने इसे बाएं अलिन को दे दिया, बाएं अलिन से आया बाएं नीले में और सारे शरीर को चला गया। महाशिराएं दायां अलिन दायां नीले, दायां नीले से फुफ्फुस धमनी, फुफ्फुस धमनी से फेफड़े को, फेफड़े से फिर से कौन सा, ये बायां अलिन से बायां नीले और बायां नीले से फिर से महाधमनी से होता हुआ पूरे शरीर को ये ब्लड चला जाएगा। ये सिस्टम लगातार चलता रहेगा, ठीक है साहब। ये है रक्त परिसंचरण तंत्र या ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम। 4 चैम्बर है और 4 ही बाल्ब हैं। देखो 4 बाल्ब मैंने यहाँ पर कहीं लिखा भी है, बाल्ब कहीं लिखा है, देखो 2 बाल्ब जो हैं, देखो आलिंद, एक बाल्ब ये और एक बाल्ब ये, आलिंद और नीले के बीच में 2 बाल्ब हो गए ना। चारों चैम्बर, 2 चैम्बर के बीच में 2 बाल्ब हो गई है और एक बाल्ब ये हुआ किसके बीच में, दाएं अलिंद और फुफ्फुस धमनी के बीच में। और एक बाल्ब कहाँ हुआ, ये कौन सा हुआ, बायां नीले हुआ ना, ये नहीं दायां नीले, एक मिनट सॉरी बायां नीले और किसके बीच में, धमनी के बीच, महाधमनी के बीच में, बायां नीले और महाधमनी के बीच में, ठीक है। 4 बाल्ब हो गई, ठीक है, ओके, 4 चैम्बर 4 बाल्ब, ठीक है। मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ गया होगा। और इसको मैं क्या दोबारा बताऊं, कभी कभी वो क्रम भी पूछ लेता, खास करके यूपीएससी के एग्जाम में, कि भाई इसका क्रम बताओ, किधर से किधर को जा रहा है ब्लड, ठीक है। फुफ्फुस धमनी, अच्छा हम लोग कहते हैं ना धमनियों में शुद्ध रक्त बहता है, धमनियों में शुद्ध रक्त बहता है, लेकिन इसका एक्सेप्शन क्या है, फुफ्फुस धमनी, यानी कि जो वो धमनी जो फेफड़े को जोड़ती है, हार्ट और फेफड़े को जोड़ती है। क्यों, क्योंकि आप देखें ना यहाँ से अशुद्ध रक्त आ रहा है, अशुद्ध रक्त माने जिसमें ऑक्सीजन नहीं है। अब इसने दाएं नीले ने इस धमनी को, ये कहते हैं ना फुफ्फुस धमनी को जब पंप किया तो इसमें ऑक्सीजन नहीं है, इसमें ऑक्सीजन नहीं है, फुफ्फुस धमनी में ऑक्सीजन, सभी धमनियों में ऑक्सीजन युक्त रक्त बहता है, लेकिन फुफ्फुस धमनी में ऑक्सीजन युक्त नहीं बहता। एकमात्र धमनी फुफ्फुस धमनी है जिसमें ऑक्सीजन युक्त रक्त नहीं बहता है। सभी शिराओं में अशुद्ध रक्त बहता है, लेकिन एकमात्र फुफ्फुस शिरा ऐसी शिरा है जिसमें शुद्ध रक्त बहता है, यानी कि ऑक्सीजन युक्त रक्त बहता है, ठीक है। अब यहीं पर आता है RH फैक्टर। हाँ, थोड़ा पॉज कर देना, मैं सांस ले लूँ, फिर RH फैक्टर की बात करूँगा। अब लैंड स्टीनर और बीनर 2 साइंटिस्ट हैं ये, जिन्होंने ब्लड में RH फैक्टर खोजा था। RH जो है एक बंदर की एक नस्ल होती है, रीसस। क्या नस्ल होती है, रीसस। यहाँ लिख दूँ, ये तो हम लोगों ने सब बना लिया, इसका स्क्रीनशॉट ले लो अगर अभी भी किसी हैं, हाँ ले, अगर किसी ने स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो ले लो इसका, ठीक है। रीसस बंदर कहीं लिखा है मैंने, किधर लिखा है ये, हाँ। तो रीसस में R और H लेकर के शॉर्ट में उसको RH कर दिया। रीसस बंदर के ब्लड पर जब उन्होंने रिसर्च की, यानी कि बंदरों के ब्लड पर वो रिसर्च कर रहे थे, लैंड स्टनर और बीनर, देख रहे थे इनके ब्लड में क्या क्या होता है। तो कुछ बंदरों की जो RBC या रेड ब्लड कार्पल्स है ना, उस रेड ब्लड कार्पल्स के ऊपर क्या होता है, एंटीजन। तो एंटीजन अलग अलग तरह के होते हैं, कैपिटल A कैपिटल B टाइप के। उन्होंने एंटीजन के अलावा कुछ और शेप बनी देखी वहाँ पर, कुछ और चीज़ वहाँ पर चिपकी हुई देखी, ना कहा भाई ये कौन सा प्रोटीन है। तो अब उन्होंने उसको नाम दिया रीसस प्रोटीन। रीसस बंदर पे मिला था ना, बंदर की नस्ल कौन सी, मकाऊ बंदर भी होते हैं, तमाम तरह के नस्ल बंदर होते हैं। रीसस बंदर जो होता है उसका मुंह होता पूरा लाल, ये लाल मुंह का बंदर होता है रीसस बंदर। तो लाल मुंह का बंदर या रीसस बंदर के ब्लड के अंदर उन्होंने एक खास किस्म का प्रोटीन देखा, जिसको उन्होंने उसी के नाम पर नाम दिया रीसस प्रोटीन, ठीक है।
अब इसी रिसर्च को बाद में जाकर कहने लगे RH, H ऊपर लिख दिया, R नीचे लिख दिया, RH फैक्टर। कौन सा फैक्टर? RH फैक्टर। अब ये पाया गया कि ये जो प्रोटीन रिसस बंदर में मिल रहा है इंसानों में भी मिलता है। लगभग 85% इंसानों में ये प्रोटीन मिलता है, रिसस प्रोटीन जिसे कहते हैं, RH फैक्टर। रिसस प्रोटीन जो है खास किस्म का प्रोटीन है, ये लगभग 85% इंसानों में मिलता है। उन्होंने ये पाया। भाई सैंपल लिए होंगे, 10 लोगों के ब्लड के सैंपल लिए होंगे, तो 10 में से 7 या 7.5 या 8 या 6 लोगों के ब्लड के सैंपल में से उन्हें मिल गया होगा। तो उन्होंने कह दिया कि भाई लगभग 85% लोगों के ब्लड में ये प्रोटीन मिलता है, कोई खास चीज़ नहीं है। कौन सी प्रोटीन? रिसस प्रोटीन। किसने खोजी? लैंडिस्टनर और बीनर ने। किससे खोजी? रिसस बंदर से। रिसस बंदर लाल मुंह का बंदर। और ये प्रोटीन कहाँ पर है? हमारे ब्लड की RBC में। जहाँ पर RBC के ऊपर एंटीजन रहते हैं ना, उसी जगह ये प्रोटीन रहता है। ठीक है साहब। अच्छा, इसकी क्या यूटिलिटी है, क्या फ़ायदे क्या नुकसान है? इन्होंने ये कहा, अक्सर बेटा आपने देखा होगा एक शब्द आता है मिसकैरेज। बहुत सी महिलाओं को गर्भ होता है, लेकिन 2-3 महीने बाद मिसकैरेज होता है, नहीं कि बच्चा गर्भ के अंदर ही मर जाता है। अक्सर सुना होगा, है ना, बच्चा जो है गर्भ के अंदर ही मर जाता है। ये बड़ी दुख भरी कहानी होती है। उसकी वजह क्या है? उसकी और बहुत सारी वजह हो सकती है, लेकिन एक ख़ास वजह है उसकी कि अगर आपके ब्लड के अंदर रिसस फैक्टर, अच्छा ब्लड ग्रुप देखे आपने, जैसे O पॉजिटिव, O निगेटिव, है ना, AB पॉजिटिव, AB निगेटिव। कुछ लोग बड़े शान से, उन्हें पता ही नहीं है उनका ब्लड ग्रुप क्या है, उन्हें ये नहीं पता कि ब्लड ग्रुप होता क्या है। हमारा एक दोस्त था, उसका नाम नहीं ले रहा मैं, लेकिन उसके अंदर पॉम्प एंड शो या लंबी लंबी छोड़ने की आदत बहुत थी। तो वो अपना ब्लड ग्रुप बताता था O निगेटिव, अपना ब्लड ग्रुप बताता था वो O निगेटिव, बड़े शान से, है ना। हमें ये पता था कि भाई O निगेटिव जो होता है बहुत ही कम लोगों में होता है और ये बहुत ही अच्छा ब्लड ग्रुप माना जाता है, तो अपना ब्लड ग्रुप बताता है वो O निगेटिव। वैसे आजकल तो ज़्यादातर लोगों के ब्लड ग्रुप क्या हैं? B पॉजिटिव, है ना। हम लोगों से ब्लड ग्रुप लिखाता है ना उसमें, तो हम लोग क्या लिख देते हैं? B पॉजिटिव। पता किसी को नहीं है किसका, तुम्हें पता? तो क्या है तुम्हारा? है B पॉजिटिव। चेक कराया कभी? चलो अच्छी बात है, ठीक है। अगर कराया, भारतीयों में ज़्यादातर B पॉजिटिव है क्या? ओके, हो सकता है, ठीक है, ओके। तो अब अगर आपके ब्लड में, आपके ब्लड ग्रुप देखो ना, A ग्रुप, B ग्रुप, AB ग्रुप, O ग्रुप, अभी पढ़ाऊंगा, नेक्स्ट पार्ट यही है हमारा। तो अगर आपके ब्लड में रिसस प्रोटीन है तो आप पॉजिटिव हैं। आपका ब्लड ग्रुप A है, रिसस प्रोटीन भी है, तो आप A पॉजिटिव हो गए। रिसस प्रोटीन नहीं है तो A निगेटिव हो गए। आपका ब्लड ग्रुप AB है, रिसस प्रोटीन उस ब्लड ग्रुप में है, तो आप AB पॉजिटिव हो गए। नहीं है तो आप AB निगेटिव हो गए। ठीक हो गया? ठीक हो गया, समझ रहे ना। तो पॉजिटिव नेगेटिव का मतलब ये है कि अगर RH फैक्टर है आपके ब्लड में तो आप पॉजिटिव हैं, नहीं है तो आप निगेटिव हैं। वही कोरोना वाला, कोरोना की, भाई कोविड वायरस आ गया तो आप पॉजिटिव हैं, नहीं आया तो आप निगेटिव हैं। पॉजिटिव आ गया तो जो कोरोना की पहली लहर थी, जैसे ही आप कोरोना पॉजिटिव हो गए तो घर में क्या हो गए आप? अछूत। क्या हो गए? अछूत, है ना। अब तो खैर कोविड से डर नहीं लग रहा, अब तो ये सामान्य खांसी जुकाम बुखार का मर्ज रह गया, कोई डर ही नहीं रहा अब तो कोरोना से। कोरोना भी कह रहा होगा यार मैं किस दुनिया में आ गया, अब कोई मुझसे डर ही नहीं रहा। तो समझ गए पॉजिटिव नेगेटिव। तो RH फैक्टर, RH खास किस्म की प्रोटीन है, रिसस नामक बंदर में मिलती है, ठीक है। RBC के ऊपर होती है, लैंडिस्टनर और बीनर ने खोजा था। ये लगभग 85% लोगों के ब्लड में होती है। अगर आपके ब्लड में ये है तो आपका ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है, नहीं है तो ब्लड ग्रुप निगेटिव है, बस छुट्टी। लेकिन अब क्या है, मान लीजिए कोई RH पॉजिटिव ब्लड वाला है, उसकी शादी होती है RH निगेटिव वाले से, चाहे वो मेल है या फीमेल है, कुछ भी है। RH पॉजिटिव वाला है, उसकी शादी RH निगेटिव वाले से होती है, तो अब उनका जो पहला बच्चा होगा उस पर तो कोई असर नहीं पड़ेगा, वो जिंदा रहेगा, वो जिंदा रहेगा। लेकिन जो दूसरा बच्चा है उसके गर्भ में ही मरने की प्रबल संभावना है, क्योंकि RH पॉजिटिव जो है RH निगेटिव के साथ नहीं रह सकता। या तो दोनों RH निगेटिव हों या दोनों RH पॉजिटिव हों। अगर किसी का ब्लड ग्रुप RH निगेटिव है तो उसे RH पॉजिटिव वाले से शादी नहीं करनी चाहिए। RH पॉजिटिव और RH निगेटिव, दोनों ही RH निगेटिव हों अच्छी बात है, दोनों ही RH पॉजिटिव हों तो भी अच्छी बात है। ठीक है भाई अंकित, रोजे तो रख रहे हो लेकिन ब्लड ग्रुप भी चेक करा लेना दोनों का, ठीक है? हाँ ठीक है। तो RH पॉजिटिव और RH निगेटिव, देखो हम तुमसे मज़े ले रहे हैं बस, पता रोज ना तुम रोजे रख रहे हो और ना तुम्हारी मैं शादी होने दूंगा 42-43 साल तक, यहीं रखना तुम्हें, ठीक है? हाँ ठीक है, ओके। तो मैं भी ऐसे ही रहूँगा, तुम भी ऐसे रहेंगे, सदा ब्रह्मचारी, ठीक है? तो कहाँ थे भाई? तो RH पॉजिटिव और RH निगेटिव की जब शादी होती है तो पहला बच्चा तो उनका तंदुरुस्त, लेकिन दूसरे बच्चे के गर्भ में ही मरने की प्रबल संभावना हो जाती है। लेकिन दूसरा बच्चा बच सकता है अगर आप डॉक्टर की निगरानी में रहें। तो उसका तरीका ये है
कि ये जो दोनों पॉजिटिव और निगेटिव ब्लड का मेल होगा ये गर्भ के 8वें महीने के आसपास होता है। तो बच्चा आमतौर पर 9 महीने में जन्म होता है, तो डॉक्टर क्या करता है उसको 8 महीने में बच्चे को जन्म दे देता है। ऑपरेशन से 8 महीने में बच्चे को जन्म देता है और उसके बचने की संभावना प्रबल हो जाती है। उसके बाद उसे मशीनों में रख के उसका थोड़ा सा विकास किया जाता है। लेकिन मैं आपको एक बार बता दूं कि अगर बच्चा 9 महीने से पहले 15 दिन पहले भी अगर उसका जन्म हो रहा है तो उसका मानसिक और तमाम तरह के विकास जो है वो अवरुद्ध हो जाते हैं। इसकी मिसाल एक मेरा डॉगी है जो करीब 8-10 दिन पहले उसकी मम्मी ने उसको जन्म दे दिया था, और वो ऐसा है, मेरा लाडला है, लेकिन इतना कम दिमाग है, वो दूसरे तीसरे दिन किसी ना किसी को काट लेता है, मुझे भी काट लेता है प्यार में, उसे पता ही नहीं है क्या चीज़। मैं उसको कहता हूँ मेरा पागल दोस्त। ठीक है, तो इस पार्ट में इतना ही। अभी कुछ रह गया क्या? अभी रह गया यार, अभी कुछ रह गया। ठीक है, कहाँ पर? अभी कुछ रह गया है भाई, एक बड़ा लंबा टॉपिक है, अभी इसमें ब्लड ग्रुप पढ़ाने हैं। ये हो गया। हाँ, अब क्लोटिंग या ब्लड का थक्का, हमारे गांव में थक्का को कहते हैं खुरंट। क्या कहते हैं? खुरंट। जैसे ये यहाँ पे चोट लगी आपके, यहाँ पे चोट लग गई, चोट लगने के बाद ब्लड आपने रोक रख दिया और 2-3 घंटे बाद या 1 दिन बाद आप देखो यहाँ पर पपड़ी सी बन जाती है ना, तो उसी को कहते हैं क्लोटिंग या रक्त का थक्का बन जाना। कैसे होता है ये? अच्छा, ब्लड में विटामिन के होना बहुत ज़रूरी है। अगर विटामिन के नहीं है तो ब्लड का थक्का बनना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। जैसे आपके चोट लग गई, आपके चोट लग गई, ब्लड बहने लगता है। अब आपने क्या किया, ऐसे करके उसको दबा दिया, ऐसे करके दबा दिया, थोड़ी देर दबाए रहे, तो थोड़ी देर बाद आप जब दबाए रहे तो फिर 2-4 मिनट बाद आपने खोला तो खून जो है रुक जाता। ज़्यादा कट लग गया तो अलग बात है ना, फिर तो टाँके लगाने पड़ेंगे, है ना। लगेंगे भी टाँके? लगे कहाँ, है ना? अच्छा, सिर में लगे टाँके। शरारत करती होगी बचपन में, है ना। हाँ, बड़ी औलाद हो, है ना, मुँह चढ़ औलाद होगी, क्या इधर से सिर फुड़वा लिया होगा, है ना, यही ना, है ना। वो तो देख ही लिया हम, तुम कितनी लाडली हो, हमने देख ही लिया, है ना। पापा अभी आओ, पापा भी बेचारे आ रहे हैं, मनोवारी ये क्या हो रहा देवी। अच्छा देवी इधर देखो, तो क्लोटिंग या थक्का या खून की पपड़ी लग है ना, जम जाना होता क्या है। मैं सीधा फिनोमिना में बताऊँ। चोट लगी आपको, ठीक है, आपको चोट लगी, चोट लगने के बाद ब्लड निकला, ब्लड आ गया हवा के संपर्क में। ब्लड किसके संपर्क में आ गया? हवा के संपर्क में। जब ब्लड हवा के संपर्क में आ गया तो आपके ब्लड में एक प्रोटीन है, नहीं, आपके ब्लड में कणिकाएं हैं, प्लेटलेट्स, जिन्हें हम कहते हैं थ्रोम्बोसाइट्स। मैंने वहाँ भी लिख रखा है, प्लेटलेट्स माने थ्रोम्बोसाइट्स। आपके ब्लड में थ्रोम्बोसाइट्स या प्लेटलेट्स हैं, है ना, जिन्हें इमरान जी कहते हैं पलेटें। पलेटें गिर गई, है ना, वही पलेटें गिर गई। ठीक है, आप नहीं कहते हो, आप क्या कहते हो? आप क्या कहते हो? प्लेटें कहते हो आप, ठीक है। तो हाँ, इधर कोई बात नहीं, आपके ब्लड में कणिकाएं हैं जिन्हें हम प्लेटलेट्स कहते हैं। जैसे ही वो हवा के संपर्क में आती हैं टूट जाती हैं, ठीक है ना। थ्रोम्बोसाइट्स या प्लेटलेट्स जो आपके ब्लड कॉर्पल्स हैं ये टूट जाती हैं, ठीक है। और टूट के किसमें बदल जाती हैं? प्रोथ्रोम्बोप्लास्टिन में। किसमें? प्रोथ्रोम्बोप्लास्टिन में। अब ब्लड में कैल्शियम होती है, क्या होती है? कैल्शियम। अब ये जो प्रोथ्रोम्बोप्लास्टिन है ब्लड की कैल्शियम से जुड़ जाती है और जुड़ के बनती है थ्रोम्बिन। चोट लगी, चोट लग गई, चोट लगी, खून आया किसके संपर्क में? हवा के संपर्क में। हवा के संपर्क में आने के बाद जो थ्रोम्बोसाइट्स या प्लेटलेट्स हैं वो किसमें बदल गई? प्रोथ्रोम्बोप्लास्टिन में। अब प्रोथ्रोम्बोप्लास्टिन जो है ब्लड की कैल्शियम से जुड़ी और क्या बना दिया उसने? थ्रोम्बिन। ये खास तरह का प्रोटीन है। क्या है ये? खास तरह का प्रोटीन, थ्रोम्बिन। अब ये थ्रोम्बिन है, ब्लड में एक और प्रोटीन है फाइब्रोनोजन। ब्लड में एक प्रोटीन है फाइब्रोनोजन। अब ये थ्रोम्बिन और फाइब्रोनोजन ये दोनों आपस में मिली और बन गई फाइब्रिन। क्या बन गई? फाइब्रिन। ये खास किस्म की प्रोटीन है जो कि चोट के ऊपर एक जाल सा बना लेती है, जैसे मकड़ी जाला बना लेती है उसी तरह एक जाला जैसा बना लेती है। वही है आपकी पपड़ी या खुरंट या रक्त का थक्का या ब्लड क्लोटिंग, ठीक है। तो इस तरह से ये मैंने उत्तराखंड पीसीएस दिया था ना, तो उसमें एक सवाल आया था 5 नंबर का कि रक्त का थक्का कैसे बनता है, समझाइए। तो इस तरह से आप थोड़ा सा और पढ़ लेना, ठीक है। आगे चलें। अच्छा, विटामिन के इसमें हेल्पफुल है। अच्छा, डेंगू बुखार में मैंने पहले ही बताया आपको, डेंगू बुखार में प्लेटलेट्स जो हैं वो तेज़ी से गिर जाती हैं, इसी को हम हड्डी तोड़ बुखार भी कहते हैं। और हीमोफीलिया रोग क्या है? हीमोफीलिया ये आनुवंशिक रोग है, एक्स लिंकेज रोग है और इसमें रक्तस्राव नहीं रुकता है। इसको मैं पहले पढ़ा चुका हूँ, आप लोग देख लेना। मैंने बहुत मेहनत की है इस लेसन प्लान में, करीब 1 दिन मैंने इसमें रिसर्च में लगाया है और 4 घंटे यहाँ लिखने में लगे हैं और 6 घंटे करीब धीरे धीरे मुझे पढ़ाते हुए गए। तो अगर आपको इस मेहनत को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।